हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज हम बिहार एपीओ एग्ज़ाम जो 7 फरवरी 2021 को हो चुका है कि सेकेंड प्रश्न पत्र लॉ पेपर्स को डिस्कस करेंगे। जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो लॉ पेपर का सेट नंबर ए है। हो सकता है कि आप लोगों का पेपर सेट नंबर बी, सी या डी हो, तो आप पेपर सेट नंबर 1 के आधार पर अपने अपने सेट के प्रश्नों को देखें और सही उत्तरों को चिन्हित करते रहें, जिससे कि आप अपने प्रश्नों के सही उत्तरों की गणना कर सकें। तो शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि बिहार एपीओ सिलेबस के अनुसार 100 अंकों का सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र होना था और 150 अंकों का विधि प्रश्न पत्र होना था, परंतु विधि प्रश्न पत्र में कुल पूर्णांक 100 अंकों का ही दिया गया है। तो आप लोगों को अपनी मेरिट्स कुल 200 अंकों के आधार पर ही निर्धारित करनी है, ना कि 250 अंकों के आधार पर। और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था, जो कि हेडिंग्स नंबर 11 में है, कि उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 दंड के रूप में काट दिया जाएगा। तो 1/4 माइनस मार्किंग थी 0.25 की। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो धारा 33 में कार्य और लोभ के बारे में बताया गया है, और धारा 36 में बताया गया है अंशतः कार्य द्वारा अंशतः लोभ के द्वारा, पार्टली, और 40 में अपराध के बारे में बताया गया है, और 45 में जीवन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कार्य शब्द को पूछ रहा है, तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सदोष अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो धारा 340 में सदोष परिरोध के बारे में बताया गया है, और धारा 341 में सदोष अवरोध के लिए दंड के बारे में बताया गया है, और 342 में सदोष परिरोध के दंड के लिए बताया गया है, और 360 में भारत में से व्यपहरण के बारे में बताया गया है। तो सदोष अपराध की जो दंड दिया गया है वो 341 में दिया गया है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? तो 39 में स्वेच्छा वॉलंटरी को बताया गया है, 40 में अपराध के बारे में परिभाषा दी गई है, और 41 में विशेष विधि स्पेशल लॉ के बारे में बताया गया है, और 42 में लोकल लॉ स्थानीय विधि के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर बी सही है, धारा 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उद्दापन शब्द को परिभाषित किया गया है? तो धारा 383 में उद्दापन की परिभाषा दी गई है, और 384 में दंड के बारे में बताया गया है। 387 जो है मृत्यु या घोर उपायित में डालकर उद्दापन के बारे में बताती है, और जो 389 है वो अपराध के अभियोग की धमकी के बारे में बताती है, और 390 में लूट के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार जो है आंसर ये सही है, धारा 383। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में क्रूरता शब्द को परिभाषित किया गया है? तो धारा 304 भी दहेज मृत्यु के बारे में बताती है, और 350 आपराधिक बल, 376 ए में रेप के संबंध में दंड के बारे में प्रावधान है, और 498 ए में पति या पति के रिश्तेदार या नातेदार के द्वारा क्रूरता के विषय में बताया गया है। तो जो प्रश्न के अनुसार आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा में आत्महत्या के लिए प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो 306 में आत्महत्या का दुष्प्रेरण बताया गया है, 307 में आत्महत्या का प्रयास प्रयत्न बताया गया है, और 309 में आत्महत्या के लिए प्रयत्न के बारे में बताया गया है, और 376 में रेप के लिए दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। तो जो प्रश्न के अनुसार है आत्महत्या के लिए प्रयत्न, धारा 309 में है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में सद्भाव शब्द को उपयोग नहीं किया गया है? तो जो धारा 89 कहती है संरक्षक की सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य, तो इसमें भी सद्भावना शब्द आया है। और धारा जो 90 कहती है कि सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात हो कि भय या भ्रम के अधीन दी गई है, उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति और शिशु की सम्मति को सम्मति नहीं माना जाएगा, तो इसमें सद्भावना शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। और धारा 92 में भी सम्मति के बिना सद्भावना पूर्वक किए गए कार्य के बारे में बताती है, और धारा 93 ये कहती है कि सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना। तो 89, 92, 93 तीनों में सद्भावना शब्द का प्रयोग हुआ है। धारा 90 जो है उसमें सद्भावना शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? तो धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बताया गया है, और जबकि 142 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, और 146 बलवा के बारे में बताती है, और 148 कहती है कि घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करने के बारे में। तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ए बी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलता है, उसे पिस्तौल दिखाकर बी का पर्स मांगता है।
परिणाम स्वरूप बी अपना पर्स उसे दे देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ए ने किया है? तो ए ने लूट का अपराध किया है धारा 390 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से किस उम्र तक की लड़की के भारत में बाहर के किसी देश या जम्मू तथा कश्मीर से आयात करने के अपराध के लिए 10 वर्ष तक के कारावास के दंड का विधान है? तो 21 वर्ष तक की लड़की का आयात करने में तो जो प्रावधान दिए गए हैं वो भारतीय दंड संहिता की धारा 366 बी में दिए गए हैं कि विदेश से लड़की का आयात करना, तो उसके आधार पर 21 वर्ष आंसर सही है, आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो धारा 84 है कि उन्मत्त व्यक्ति के कार्य के बारे में बताती है, और धारा 85 इच्छा के विरुद्ध मतता में जो कि अनैच्छिक मतता के बारे में बताती है, और धारा 86 स्वैच्छिक मतता विशेष आशय और ज्ञान में की गई मतता के बारे में बताती है, और 87 कहती है कि सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपाय कारित करने का आशय नहीं है। तो प्रश्न के अनुसार पूछ रहा है कि अनैच्छिक मतता तो धारा 85 में है और स्वैच्छिक धारा 86 में, आंसर इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक कब विस्तारित है? यदि मृत्यु की आशंका हो, घोर उपात की आशंका हो, बालासंग करने का आशय हो, तो तीनों में धारा 100 के अनुसार तीनों में मृत्यु करने तक विस्तारित है। तो आंसर उपयुक्त डी सभी सही हो जाएगा, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सरला मुकदल प्रेसिडेंसी कल्याणी बनाम भारत संघ प्रकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दुर्विवाह से संबंधित है, वाइगेमी जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 394 में पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करने से संबंधित केस लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, किस बात में न्यायालय ने सामान्य आशय तथा सामान्य आशय में अंतर को स्पष्ट किया है? तो महबूब शाह बनाम किंग एम्परर के मामले में जो कि 1943 का मामला है, प्रीवी काउंसिल ने अब निर्धारित किया था कि दोनों शब्दों के बीच ही बहुत पतली सी सीमा रेखा है, इसके अंतर को समझने में यदि जरा सी भी चूक हुई तो अन्याय हो सकता है। तो जो प्रश्न के अनुसार आंसर इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के अंतर्गत हमला कारित किया जा सकता है? तो जो हमला कारित किया जा सकता है 351 के अंतर्गत भाव भंगिमा या कोई तैयारी से किया जा सकता है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है? तो धारा 103 में संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है, और 102 ये कहती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहने के बारे में। 101 में बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु से भिन्न अपहानि कब कारित की जा सकती है, और 100 में बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कब कारित की जा सकती है। तो जो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है? तो धारा 403 में बताया गया है कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, और धारा 400 में आपराधिक न्यायिक भंग के बारे में बताया गया, और 6 में आपराधिक न्यायिक भंग के दंड के बारे में बताया गया है, और 415 जो है छल चीटिंग के बारे में बताती है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित हैं? तो अपराधों के संबंध में जो प्रावधान करती हैं, तो जो ए में 171 से ए से लेके 171 आई तक का जो प्रावधान दिया गया है वो चैप्टर 9 ए है, इलेक्शन से रिलेटेड है, और 124 से 129 तक चैप्टर कोई भी चैप्टर है नहीं, जो कि 121 से 130 तक में बताया गया है। चैप्टर 6 में राज्यों के विरुद्ध में बताया गया है, और जो सी वाला है 131 से 140 तक में चैप्टर नंबर 7 है, इसमें थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना संबंधित अपराधों के बारे में प्रावधान किया गया है। और 165 से 171 तक भी कोई चैप्टर नहीं है, जो कि 161 से लेकर 171 तक चैप्टर है, चैप्टर 9 है। तो जो प्रश्न के अनुसार आंसर है 131 से 140 तक थल सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में प्रावधान है। तो आंसर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, दुष्प्रेरण के अपराध में सम्मिलित हैं। तो दुष्प्रेरण का जो अपराध है उसमें सहायता करना और षड्यंत्र करना, उकसाना धारा 107 के अंतर्गत, सहायता करना 107 सब क्लास 3 में है, षड्यंत्र करना 107 सब क्लास 2 में है, और उकसाना 107 का सब क्लास 1 में दिया गया है। तो तीनों जो हैं वो सही हैं, तो उपयुक्त आंसर जो है सभी सही हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत सहमति का बचाव निम्नलिखित से किस मामले में नहीं उपलब्ध होता है?
तो मृत्यु कारित करने की सहमति में भी उपलब्ध नहीं होता है, अघोर उपायित कारित करने की सहमति में भी उपलब्ध नहीं होता है, तो दोनों सही हैं। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए बी दोनों सही हो जाएंगे, तो आंसर इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने वाला जल्लाद आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो धारा 77 जो बताती है न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य के बारे में प्रावधान करती है। धारा 78 ये कहती है कि न्यायालय के जो निर्णय हैं आदेश के अनुसरण में जो कार्य किए जाएंगे उनके द्वारा दायित्व से मुक्ति मिलती है। और जो 79 बताती है विधि द्वारा न्यायानुमोदित जस्टिफाइड बाय लॉ, और जो धारा 76 है विधि द्वारा आबद्ध बाउंड बाय लॉ। तो जो प्रश्न के अनुसार पूछ रहा है कि न्यायालय के आदेश पर फांसी देने वाला जल्लाद किस आपराधिक दायित्व से मुक्त है, तो धारा 78 के अंतर्गत मुक्त है न्यायालय के आदेश और अनुसरण में किए गए कार्य के आधार पर, तो आंसर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ये एक कुत्ते को जेठ की बिना सहमति के जेठ के ऊपर कूदने के लिए उकसाता है ताकि जेठ को कष्ट हो। ए ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो ए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 350 के अंतर्गत आपराधिक बल का अपराध किया है, और जो कि आपराधिक हमला है वो 351 में दिया गया है, और गंभीर उपति 320 में दी गई है, और मानहानि को 499 में बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही, आपराधिक बल धारा 350 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोरी की परिभाषा के संबंध में सत्य नहीं है? तो चोरी की जो परिभाषा दी गई उसमें 5 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये है कि रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी बताया गया है, दूसरा कि कब्जे से हटाने के बारे में, और तीसरा है कि विदाउट कंसेंट के, और चौथा जो है उसका कि मोबाइल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इंटेंशन होना चाहिए बेईमानीपूर्ण आशय। तो इसमें जो बताया गया है किसी अन्य की चल संपत्ति, तो ये मोबाइल प्रॉपर्टी हो गया, ये सही है। उस व्यक्ति का स्वामित्व से हटाया जाना, स्वामित्व शब्द की जगह पे कब्जा शब्द के तत्व आता है जो कि सही नहीं है। तो जो प्रश्न के अनुसार आंसर इसमें बी है, सही नहीं होगा। बाकी सहमति के बिना ये भी चोरी की परिभाषा में आता है, और सम्मति को ले जाने के आशय से ये भी चोरी की परिभाषा में आता है। तो जो नहीं आता है कि व्यक्ति का स्वामित्व से हटाया जाना, जबकि जो तत्व आता है वो व्यक्ति का कब्जे से हटाया जाना आता है। तो स्वामित्व शब्द इसमें चोरी की परिभाषा में नहीं दिया गया है, तो इसमें नहीं पूछ रहा है, सत्य नहीं है, तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से किससे दंगा का अपराध घटित नहीं होता है? तो दंगा के लिए प्रावधान जो परिभाषा दी गई है धारा 159 में दी गई है कि दंगा में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं जो कि एक लोक स्थान पर झगड़ा करते हैं, जिससे कि लोक शांति को विघ्न पैदा करते हैं या लोक शांति को भंग करते हैं, तो ये कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। तो दंगा में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो इसमें जो तत्व आता है दंगा की परिभाषा में 5 या अधिक व्यक्ति, ये नहीं आता है, तो आंसर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध नहीं है? तो आत्महत्या, सुसाइड, आत्महत्या का प्रयास, कमिट सुसाइड, हत्या और हत्या का प्रयास। हत्या का प्रयास जो है 307 में अपराध है, हत्या भी अपराध है 299 एवं 300 और 302 में, और आत्महत्या का प्रयास 309 में भी दंडनीय बनाया गया है। जबकि आत्महत्या जो सुसाइड हो जाती है, जब आत्महत्या का प्रयास सफल हो जाता है, जो व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है यदि वो मर जाता है तो वो अपराध पूर्ण हो जाता है, तो उसमें किसी को भी सज़ा नहीं दी जा सकती है, तो ये अपराध का गठित नहीं होता है, तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का शब्दकोश किसने तैयार किया था? तो फादर ऑफ एविडेंस सर जेम्स स्टीफेन को कहा जाता है, तो आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य है? ये कि अमुक स्थान पर अमुक पदार्थ अमुक तरीके से व्यवस्थित हैं, ये कि अमुक किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, ये कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 निर्वचन के बारे में बताती है, इंटरप्रिटेशन क्लास दिया गया है, तो उसके अनुसार जो तथ्य की परिभाषा दी गई है तो ये तीनों उसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी सही हैं, ये सभी तथ्य हैं, फैक्ट हैं, तो आंसर इसमें डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, ए द्वारा बी की हत्या के विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? ए बी की हत्या के तुरंत बाद भाग गया, सुसंगत है। ए और बी हत्या से पहले इकट्ठे देखे गए थे, ये भी सुसंगत है। ए ने बी से 50,000 रुपये उधार लिए थे, ये भी हत्या के लिए सुसंगत हो सकता है। बी की हत्या चेन्नई में हुई थी जबकि ए उस दिन मुंबई में था, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि जो व्यक्ति मुंबई में है वो
चेन्नई में उसी दिन हत्या कर सकता है, तो ये सुसंगत नहीं है। धारा 11 के अंतर्गत प्ली ऑफ एलिवाई का सिद्धांत जो दिया गया है, अन्य उपस्थिति का सिद्धांत कि एक व्यक्ति दो जगह पर उपस्थित नहीं हो सकता है, के अंतर्गत सुसंगत नहीं होगा। तो आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के भाग और अध्याय हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुल 3 भाग हैं जो कि 11 अध्याय में विभाजित हैं, और कुल जो धाराएं हैं 167 धाराएं हैं, 167। तो आंसर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक दस्तावेज नहीं है? तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा वस्तुओं की कीमत निर्धारित करने का आदेश एक लोक दस्तावेज है। तलाशी अधिपत्र जारी करने का आदेश भी लोक दस्तावेज है। कलेक्टर द्वारा फसल कटाई की रिपोर्ट जारी की गई, वो भी लोक दस्तावेज के अंतर्गत आती है। मुकदमे में अर्जी दावा जो होता है, बात पत्र और लिखित दस्तावेज जो कि होता है प्रतिवाद पत्र, ये लोक दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अनुसार जो आंसर इसमें होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने टेप रिकॉर्डेड वार्तालाप को रेस जेस्टे के तौर पर मान्य ठहराया था? तो काठी कालू बनाम पंजाबे बॉम्बे राज्य का जो मामला था वो 20(3) के आधार पर था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अनुच्छेद 20(3) के आधार पर ये भी नहीं हो सकता है। यूसुफ बनाम ये भी नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ये भी नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। जो टेप रिकॉर्डेड वार्तालाप को रेस जेस्टे के तौर पर मान्य ठहराया गया था वो R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य जो कि 1973 का बात था। उसमें न्यायालय ने निर्धारित किया था कि बातचीत के दौरान वार्तालाप का टेप रिकॉर्ड जो किया गया है कि जो बातें हैं टेप रिकॉर्डेड वो सुसंगत मानी थी। तो R.M. मलकानी का मामला है जो कि इसमें नहीं है। तो इसमें आंसर डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। एक एजेंट द्वारा किसी भी पक्ष को दिए गए बयान स्वीकृति माने जाते हैं, सभी परिस्थितियों में नहीं माने जा सकते हैं। यदि न्यायालय के अनुसार केस की परिस्थितियों को देखते हुए एजेंट को मूल पक्ष ने स्पष्ट रूप से अधिकृत किया हो, जरूरी नहीं है अधिकृत करना। यदि न्यायालय के अनुसार केस की परिस्थितियों को देखते हुए एजेंट स्पष्ट या निर्दिष्ट रूप से अधिकृत है तो जो साक्ष्य है वो स्वीकृति माने जा सकते हैं। तो जो कि धारा 18 के अंतर्गत आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इकबालिया बयान में या तो अपराध के संदर्भ में पूर्ण स्वीकृति होनी चाहिए या कम से कम एक काफ़ी हद तक उन सभी तथ्यों की स्वीकृति होनी चाहिए जो अपराधों का मूल है। तो सबसे पहले जो संस्वीकृति के संबंध में प्रावधान दिया गया था वो पाकला नारायण स्वामी के केस में दिया गया था, और उसी में जो संस्वीकृति दी गई, जो स्वीकृति माना गया था वो पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में पाकला नारायण स्वामी के आधार पर ही उसको माना गया था। तो इसमें जो आंसर आपका बी होगा, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। करीब 14 दिन पहले मैं के और मेरे गिरोह आदमी सूरज ढलने के समय पुलीपट टैंक के किनारे एस साथियों का इंतजार कर रहे थे। वहां हमने एस और एच को पीट कर मार दिया। बाकी के एफ, के और एन वहां से भाग गए। डी जो कि हमारे दल का था उसके हाथों पर चोट लगी। उसके हाथों में एक भाला था जो कि उसने मुझे दे दिया। मैंने वह भाला और अपना डंडा गांव में बी के रिक में छुपा दिया। यदि आप आए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमने ये सब के को उकसाने पर किया। उपयुक्त लेखांश जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के तहत क्या मान्य होगा इसमें से? तो धारा 27 में कहती है कि अभियुक्त के द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं केवल उन्हीं तक मान्य होगा, जबकि कुछ ऐसी स्वीकृति मान्य नहीं होगी जिससे वह अपराध स्वीकृति कर रहा है। जो सिर्फ चीज़ें जो उसके जानकारी के आधार पर खोजी गई हैं या प्राप्त की गई हैं सिर्फ वही मान्य होंगी। तो प्रश्नों में देखते हैं, हम सब ने एस और एच को पीट पर मार दिया, ये ग्राह्य नहीं है, ये मान्य नहीं होगा। बाकी एफ, के, एन, डी जो कि हमारे दल का था उनके हाथों पर चोट लगी, उनके हाथ में एक भाला था, उसने मुझे दे दिया, ये भी मान्य नहीं होगा। मैंने वह भाला अपना डंडा गांव में बी की रिक में छिपा दिया है। यदि आप आएँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सिर्फ इतनी ही बात धारा 27 में है जो कि मान्य की जाएगी। बाकी ये ए, बी और डी वाली कोई भी बात मान्य नहीं की जाएंगी। तो प्रश्न के अनुसार जो धारा 27 है उसके अनुसार आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। मरणोपूर्व अंतिम बयान की स्वीकृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो मरणोपूर्व अंतिम बयान की जो स्वीकृति होती है उसका जो प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 सब क्लास 1 में दिया गया है। डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन, जो कि रूल ऑफ नेसेसिटी पर आधारित है, जिसको आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। जिसका मैक्सिम जो है कि नेमो मॉर्चरस
प्रेसुमेंटर मेंट्रे, तो आंसर जो है इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, कथन है इसमें फौजदारी अदालत के निष्कर्ष दीवानी अदालत में अस्वीकार्य है, तो बिल्कुल गलत है कि फौजदारी अदालत के जो निष्कर्ष होंगे या निर्णय होंगे वो दीवानी अदालत में अस्वीकार्य होंगे, ये जरूरी नहीं है कि अस्वीकार्य होंगे। तो ये तथ्य कथन जो है ये गलत है। कारण देखते हैं, फौजदारी अदालत से बरी या दोषी होने का दीवानी अदालत में प्रमाणिक मूल्य है कि केवल इतनी ही अदालती कार्रवाई हुई थी जिसके उपरांत बरी या दोषी पाया गया था, तो ये सही है। इसमें जो फौजदारी अदालत के निष्कर्ष हैं वो दीवानी अदालत में लागू हो रहे हैं, तो ये सही है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर इसमें देखते हैं, क्योंकि डी है, ए असत्य है पर आर सत्य है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 37 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 निम्नलिखित में से कौन सी स्वीकृति से संबंधित है, तो जो तथ्य स्वीकृत किए गए हैं उनको साबित किए जाने आवश्यक नहीं है। फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव, तो अभिवचन में स्वीकृति धारा 58 के अंतर्गत साबित नहीं की जाएगी। इसके बारे में अभिवचन संबंधी ये सूचित किया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है, तो स्वीकार कर लिया, स्वीकृत तत्वों को साबित नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। जिससे वे कार्रवाई के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए हैं, तो उनको भी साबित नहीं किया जाएगा धारा 58 के अंतर्गत। तो तीनों कथन जो हैं सत्य हैं, तो आंसर इसमें डी है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, मूल प्रति ना होने पर छाया प्रति, मूल प्रति ना होने पर छाया प्रति स्वीकार्य है। स्वीकार्य तो छाया प्रति अभी होगी जब वो तो लोक दस्तावेज हो जिसको कि सर्टिफाइड कापी हो, ऐसे मूल प्रति जो छाया प्रति होगी वो मान्य नहीं होती है न्यायालयों में। और अस्वीकार साक्ष्य है, ऐसे अस्वीकार भी नहीं की जा सकती है। तो ये तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि जो मूल प्रति है वो किस परिस्थितियों में दी जा रही है, तो ये निर्भर करता है इवेंट्स के आधार पर देखा जाएगा कि सर्कमस्टेंशियल क्या है, कि सर्कमस्टेंसेस जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उनके आधार पर निर्भर करता है कि वो मान्य होगी या नहीं होगी। तो इसमें आंसर सी सही हो जाएगा, जो कि धारा 76 और 170 के आधार पर भी निर्भर करता है कि लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को दिया जाना और प्रमाणित प्रतियों के पेशकरण द्वारा दस्तावेजों का सबूत के आधार पर परिस्थितियाँ पर निर्भर करेगा कि कब मानी जाए और कब नहीं मानी जाए। तो आंसर इसका सी ही सही होगा। यदि आपको लगता है कि इसका आंसर और कुछ हो सकता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 39, इनमें से कौन विवादित लेखन की तुलना स्वीकृत लेखन से कर सकता है। न्यायालय धारा 73 के आधार पर न्यायालय भी कर सकते हैं, और लिखावट लेख जो कि विशेषज्ञ होते हैं धारा 45 के अंतर्गत वो भी कर सकते हैं, और जो उस व्यक्ति विशेष की लिखावट से परिचित हो वो भी कर सकता है धारा 47 के अंतर्गत। तो उपयुक्त में से कोई भी व्यक्ति लेखन की तुलना स्वीकृत लेखन से कर सकता है, आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, ये लिखित रूप से बी को 1000 रुपये या 1500 रुपये में घोड़ा बेचने की सहमति देता है, निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। निर्धारित मूल्य दर्शाने के लिए साक्ष्य दिया सकता है, नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि 1000 और 1500 में विभिन्नता है, तो निर्धारित मूल्य नहीं किया जा सकता है। निर्धारित खरीद मूल्य दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, आंसर इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मस्थ का निश्चायक सबूत है जब तक कि दर्शित न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे समय नहीं थी कि जब वे गर्भाधान किया जा सकता था। तो ये जो तथ्य है किस प्रकार का है, तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में प्रावधान किया गया है कि विवाहित स्थिति जब है कि विवाह के पक्षकार जो हैं अगर 280 दिनों के भीतर कोई भी बच्चा जन्म लेता है विवाह विघटन के बाद, तो उसका धर्मस्थ होना निश्चायक सबूत माना जाएगा, जो कि कंक्लूसिव प्रूफ है। तो इसमें जो दे रखा है सी में दे रखा है कि निर्णायक प्रमाण है, कंक्लूसिव प्रूफ है, आंसर सी है धारा 112 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं हो। ये अनुमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया है, तो धारा 114 सब क्लास 1 जो है वो चुराए हुए माल पर कब्जा के संबंध में बताती है, और जो धारा 114 सब क्लास बी जो है वो ये कहती है कि सह अपराधी की विश्वसनीयता के अयोग्य है, और 114 सब क्लास सी बताता है कि लघुतर काला बदी में अस्तित्व का दर्शित होने के बारे में, और 114 सब क्लास डी में बताया गया है प्रतिक्रियता या प्रतिष्ठित विनिमय पत्र के बारे में। तो जो 114 है 114 सब क्लास ए से लेकर सब क्लास आई तक में वर्णित है। तो जो प्रश्न के अनुसार आंसर जो है
कि सह अपराधी की विश्वसनीयता के अयोग्य है, तो 114 बी में बताया गया है। आंसर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। ये जानबूझकर बी को भ्रमित कर विश्वास दिलाता है कि उस जमीन का मालिकाना हक ए के पास है और उसके बाद बी को खरीदने के लिए राजी करता है। वे खरीद लेता है, उसके विश्वास पर खरीद लेता है। तत्परांत जमीन ए की हो जाती है। बाद में ये बी को पहले बेची जमीन के करारनामे को ये कहकर रद्द करना चाहता है कि उस समय वे उक्त जमीन का मालिक नहीं था, तो उसको ये अधिकार नहीं है कि जब ए ने विश्वास बी को कराया है तो उसने कोई भी कार्य कर लिया है तो बाद में उसको अपने कार्य के आधार पर अपनी बात को पलटने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अप्लाई हो जाएगी, जो कि विबंधन का सिद्धांत बताती है स्टॉपेल का। तो उसे यह तथ्य निर्धारित करने का मौका नहीं मिलेगा, ए को तथ्य निर्धारित करने का मौका नहीं मिलेगा कि वे उस समय जिस समय उसने एग्रीमेंट किया था उस जमीन का मालिक नहीं था। तो आंसर इसका सी सही है धारा 115 के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और उचित है? सभी सिविल कार्रवाइयों में बाद के पक्षकार और बाद के किसी पक्षकार के पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। सही है। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दंडिक कार्रवाई में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी, ये भी सही है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 122 है वो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज के बारे में प्रावधान करती है कि वैवाहिक स्थिति के दौरान में संसूचनाओं के बारे में बताया गया है। तो उसके आधार पर जो प्रश्न ए और बी दोनों सही हैं, तो प्रश्नानुसार आंसर सी सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। दीपक पर हथियारों की आपूर्ति कराने के अपराध का आरोप है। वे अपने विधिवक्ता श्वेता के सामने अपराध स्वीकार कर उससे बचाने के लिए कहता है। इसके अनुसार श्वेता ये पुलिस को बताने के लिए कर्तव्यबद्ध है? नहीं है। श्वेता ये बात मजिस्ट्रेट को बताने के लिए कर्तव्यबद्ध है? ये भी नहीं है। ये बात विशेषाधिकार के अंदर है और इसे प्रकट नहीं की जा सकती है। दंड न्यायालय श्वेता को ये बात बताने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सी और डी है, जो दोनों आंसर हैं, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 126 है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में बताती है, उसके अनुसार जो सी डी हैं ये दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट आंसर है वो सी ही है कि ये बात विशेषाधिकार के अंदर है और इसे प्रकट नहीं की जा सकती है। तो नहीं की जा सकती है तो उसे न्यायालय भी श्वेता को बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो जो सी में डी भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसके अनुसार जो परफेक्ट आंसर है धारा 126 के अनुसार प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत, तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और उचित है? कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए साक्षी नहीं हो सकता है कि उसे दस्तावेज को पेश करने के लिए तलब किया गया हो। किसी भी व्यक्ति की परीक्षा तभी की जा सकती है जब उसे साक्षी के रूप में बुलाया गया हो। तो ये भी दोनों सही हैं। तो जो इस ए और बी का जो प्रावधान दिया गया है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 139 में दिया गया है। तो आंसर इसमें सी सही है कि ए बी दोनों तथ्य सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। किसी भी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में जो उसने लिखित रूप में किए हैं, जो कि लेखबद्ध किए गए हैं और जो प्रसंगत बातों से सुसंगत हैं, प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। तो ऐसा लेख उसे दिखाए या दिखाए बिना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 के अनुसार सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में पीड़िता के साधारण अनैतिक आचरण से संबंधित प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा। ये नियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 146 में किस साल में जोड़ा गया है? तो ये जो नियम जोड़ा गया था 53A में और 146 में जोड़ा गया था। 2013 में जोड़ा गया था जब निर्भया का मामला था, तो उसके आधार पर संशोधन किए गए हैं जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावी हैं। तो इसमें 2013 का वर्णन कहीं पे भी नहीं किया गया है। और जो 2000 में संशोधन हुआ था जो कि 17 अक्टूबर 2000 से प्रभावी है, इसमें जो संशोधन किए गए थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित संशोधन किए गए थे। 2001-2002 में कोई संशोधन ही नहीं हुए। तो सामान्यतः ये प्रश्न हो सकता है कि डिलीट कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 49 है फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस का क्या मतलब होता है? कि यदि एक तथ्य असत्य है तो पूरा साक्ष्य असत्य नहीं होगा। अगर एक तथ्य असत्य है तो पूरा साक्ष्य जरूरी नहीं कि वो असत्य ही हो, तो असत्य नहीं होगा। तो ये फाल्सस उनो फाल्सस इन ओमनिबस का जो प्रावधान दिया गया है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा
16 में दिया गया है। तो 16 के आधार पर कारोबार के अनुक्रम में किए गए कार्यों के बारे में बताया गया है। तो उसके आधार पर एक तथ्य अगर असत्य है तो पूरा साक्ष्य असत्य नहीं होगा, ये सही है। आंसर धारा 16 के अनुसार ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। पुलिस ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के दिन गिरफ्तारी से पहले ही वसूली को प्रभावित किया। ऐसी वसूली अवैध होगी, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 इसके साथ अगर धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 को पढ़ेंगे तो जो कि बताती है कि गिरफ्तारी से पूर्व कुर्की अवैध है, तो उस धारा 83 के आधार पर यहाँ अवैध शब्द सही है। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। जब एक या एक से अधिक अपराध संज्ञेय हों और अनेक दूसरे अपराध संज्ञेय ना हो तब क्या पुलिस अधिकारी को जमानत पर रिहा कर सकती है? एक या अधिक अपराध अगर संज्ञेय हैं तो जो सभी असंज्ञेय अपराध हैं वो भी संज्ञेय माने जाएंगे, तो ऐसे मामलों में पुलिस जमानत नहीं दे सकती है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है। यदि एक या अधिक अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो और वहाँ सेशन विचार के विभाग के तहत आता हो तब ये किस अदालत में विचारणीय होंगे? तो सेशन न्यायालय में ही विचारणीय होंगे। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। क्रमवर्ती और समवर्ती दंडादेशों में क्या अंतर है? तो जब कोई दोषी एक के बाद एक दंडादेश को पारित करता है तो उसे क्रमवर्ती दंडादेश कहा जाता है, और जब दंडादेश साथ साथ या स्वल्प दंडादेश अधिकतम दंडादेश के सहित पारित होता है तो उसे समवर्ती दंडादेश कहा जाता है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। आपराधिक दंडादेश के लिए समन प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। अधिकतम 1 साल की कारावास की सजा कारित करने के लिए बिल्कुल की जाती है। 2 साल तक के कारावास की सजा आकर्षित करने वाले अपराधों के लिए इसमें भी समन प्रक्रिया प्रयोग की जा सकती है। 7 साल तक की कारावास की सजा का आकर्षित करने के लिए इसमें भी समन प्रक्रिया प्रयोग की जा सकती है। तो इसमें उपयुक्त सभी में समन प्रक्रिया प्रयोग की जा सकती है। समन प्रक्रिया के बारे में जो अपनाई जाती है समन प्रक्रिया, वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो चैप्टर है 21A प्ली बार्गेनिंग, इसमें जो धाराएं दी गई हैं 265A से 265L तक की धाराएं दी गई हैं। तो धारा 265A के अनुसार मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक पर एवं देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले और जो महिला या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं उस पर लागू नहीं होगी समन प्रक्रिया। बाकी जो 7 वर्ष तक या 7 वर्ष से नीचे हैं उन अपराधों पर समन प्रक्रिया लागू की जा सकती है। तो प्रश्न के अनुसार जो धारा 265A के अनुसार आंसर इसमें डी सही है 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। किसी अपराधी को बरी किया जा सकता है यदि तहकीकात की समय सीमा पर संपूर्ण नहीं होती है जबकि उसका सर्वोच्च दंडादेश 2 साल का हो। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो धारा 167 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे कारावास के दंडित है जो कि मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से तक के अपराध से दंडित है, तो उस मामलों में जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया होती है, यदि पुलिस अधिकारी आयु जो होता है 90 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो उन मामलों में अभियुक्त को जमानत का अधिकार मिल जाता है और अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है। और जो 10 वर्ष के नीचे के अपराध होते हैं और 2 वर्ष से ऊपर तक के होते हैं उनमें 60 दिन के अंतर्गत यदि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो एक्यूज्ड को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। तो उस धारा 167 के अनुसार जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा वो ए सही है 60 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। किस प्रावधान के तहत मध्यवर्तीकालीन आदेश के विरुद्ध रिवीजन मना है? धारा 56 में जो इंटरलोकेटरी आर्डर दिया गया है इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 397 सब क्लास 2 के अंतर्गत किया गया है, जो कि 397(2) इसमें कहीं पे भी वर्णित नहीं है, तो इसमें भी आंसर नहीं है। तो हो सकता है इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अपराधी अपने अपराध को मानते हुए किस प्रावधान के तहत जुर्माना डाक विभाग द्वारा भर सकता है? CRPC की जो धारा है 206 के अंतर्गत कर सकता है। आंसर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। उचित न्यायिक व्यवस्था पर दंड विधि प्रक्रिया में क्या परिवर्तन किया गया है? न्यायिक व्यवस्था से कार्यपालिका व्यवस्था को अलग करना, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जो न्यायिक व्यवस्था है उसको कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा, और जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की प्रमुख विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता जो मानी जाती है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, जो कि आर्टिकल 50 में भी दिया गया है। तो उसके आधार पर जो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। मामला स्थानांतरण याचिका पर एक अदालत से दूसरी अदालत में विचार करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया को बाध्य
मूलक बंद रखने की प्रक्रिया का किस दफा के तहत वर्णन किया गया है? सीआरपीसी की धारा 407 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, असहाय पिता माता को भरण पोषण देने के लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो जन प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। आंसर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, ठीक ठाक विनिर्मित से किए गए एक निर्दिष्ट दोषारोप को क्या कहते हैं? तो उसको आरोप कहते हैं चार्ज, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1970 की धारा 228 एवं 240 में वर्णित है। तो इसका आंसर सी सही है, आरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो ए है, गिरफ्तारी का जो ज्ञापन दिया गया है वो सीआरपीसी की धारा 41 में दिया गया है, ए का दूसरा है। और जो सी का बी है, बी का पहला दिया है। जिला आरक्षी नियंत्रण कक्ष के बारे में जो बताया गया है वो धारा 41C में बताया गया है। और जो सी है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अपराधी को कब्जा में ले सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, धारा 43 के अंतर्गत कर सकता है। मजिस्ट्रेट को किसी अपराध को कब्जे में लेने का जो अधिकार है वो धारा 44 के अंतर्गत दिया गया है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी 44 और प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी 43 में बताई गई है। और जिला आरक्षी नियंत्रण कक्ष के बारे में 41C में बताया गया है। और गिरफ्तारी का जो ज्ञापन दिया गया है 41A में दिया गया है। तो जो इन प्रश्नों के जो मिलान हैं वो इसके हिसाब से देखते हुए आंसर इसका जो है बी सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, डॉक्टरी परीक्षक कौन सा विषय अपनी रिपोर्ट में दर्ज नहीं कर सकता है? तो जो डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में दर्ज करता है कि उस व्यक्ति का नाम जिसे अपराधी लाया था, अपराधी के शरीर पर क्षतग्रस्त स्थान के चिन्ह और डीएनए परीक्षण की आवश्यकता, ये सब दर्शा सकते हैं, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1970 की धारा 53A में प्रावधान दिया गया है। और 164 में भी परीक्षा की जाती है। तो इन दोनों में आरोपी के पहचान चिन्ह के बारे में कहीं भी प्रावधान नहीं दिया गया है। तो आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, जब कोई अदालत किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करती है तो उसे क्या सुनिश्चित करना चाहिए? प्रतिभूतियों की संख्या सुनिश्चित करनी चाहिए, प्रतिभूतियों की बाध्य धनराशि भी सुनिश्चित करनी चाहिए, तारीख समय जिस अपराधी को अदालत में हाजिर होना वो भी सुनिश्चित करनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना चाहिए। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, किसी कारणवश यदि आरोपी गिरफ्तार न होने के लिए अपने को छुपाता है तो अदालत क्या निर्देश दे सकती है? कुर्की के लिए निर्देश दे सकती है, उद्घोषणा के लिए निर्देश दे सकती है। उद्घोषणा के लिए धारा 82 में बताया गया, दंड प्रक्रिया संहिता कुर्की 83 में बताया गया, जारी किए गए वारंट को छपवाने का निर्देश दे सकती है। तो उपयुक्त सभी का निर्देश दे सकती है। आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, किसी भी व्यक्ति की आत्महत्या की खबर पाकर एक थाना का आईओ जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो क्या करता है? वो सीआरपीसी की धारा 174 के अंतर्गत नज़दीकी जो कार्यपालिका मजिस्ट्रेट हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को घटना के बारे में सूचित करता है, जो कि आंसर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, साधारणतः जहां अपराध संगठित हुआ है उसी न्यायालय की अधिकारिता पर अवश्य पालनीय होता है। क्या यह विवेचना सीआरपीसी की धारा 170 के तहत ग्राह्य है? उल्लिखित प्रणाली विधेयक की परिभाषा से संबंधित है जब तक कि अन्यथा निर्देश ना हो। आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, आपराधिक अपप्रेरण विचार के लिए कौन सी अदालत ही केवल सक्षम होती है? अपप्रेरण द्वारा गठित अपराध का स्थानीय न्यायालय की परिसीमा में हो। अपप्रेरण का मतलब है कि न्यायालय अवमानना जो कि होता है कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट का अपराध जिस स्थानीय न्यायालय की परिसीमा में गठित हुआ हो वहीं पे उसका विचार किया जाएगा, वही अदालत उसको विचार करने के लिए सक्षम है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, जो कि प्रश्न संख्या 69 से 71 के लिए निम्नलिखित विषय पर ध्यान देते हुए बताइए कि किस अदालत में अपराध के मामले पर विचार किया जा सकता है। तो 69 है कि एक महिला किसी नाबालिग लड़की को एक वेश्या को पी शहर में बेच देती है, बाद में उसे एम शहर में ले जाया गया जहां उसके अपराध का पता चला। तो यहाँ पर जो अपराध गठित होगा, अपराध के लिए केस चल सकेगा, वो पी शहर में भी चल सकेगा और एम में भी हो सकता है। दोनों में से किसी भी स्थान पर भी केस किया जा सकता है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 179 में प्रावधानित किया गया है। तो धारा 179 के अनुसार पी या एम शहर कहीं पे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, एक्स बाई को पी शहर से अपहरण करके उसे एम शहर को ले गया और वहाँ वह पकड़ा गया। तो एक्स बाई को पी शहर से अपहरण करके एम शहर को ले गया। पी शहर और एम शहर तो दोनों में भी हो सकता है। तो ये भी प्रश्न जो है धारा 179 पर ही आधारित है। तो इसका भी आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, द्विविवाह अपराध के लिए केवल जहां अपराध संगठित हुआ है, केवल उस जगह पर जहां अपराधी अपनी प्रथम पत्नी सहित अंतिम बार रहा था वहां पर भी, ए अथवा बी दोनों कहीं पर भी हो सकता है। ये भी धारा 179 के आधार पर है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, जहां दो या अधिक अदालत ने एक ही अपराध को
संज्ञेय माना हो तब इसमें से कौन सी अदालत अपराध का विचारण कर सकेगी। तो जहाँ पर एक ही अपराध को संज्ञेय माना गया हो तो वहाँ पर जिस अदालत ने सर्वप्रथम सुनवाई की है वो कर सकेगी, या फिर जिस उच्च न्यायालय के समक्ष आते हैं न्यायालय के आधार पर। तो इसके जो देखते हैं कि यदि दोनों अदालत एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उच्च न्यायालय के निर्देश पर ठीक किया गया अदालत, और यदि दोनों अदालत एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ ना हो तब जहां अपराध संगठित पहले हुआ है उसी स्थानीय अदालत में किया जा सकेगा। ये प्रावधान जो दिए गए हैं धारा 186 का जो आंसर ए है वो धारा 186 का सब क्लास ए है, और जो धारा 186 बी है वो इसमें आंसर बी दे रखा है। तो जो पहला वाला आंसर है वो 186 सब क्लास ए के अंतर्गत सही है, और जो दूसरा है वो 186 सब क्लास बी के अंतर्गत सही है। तो प्रश्न के अनुसार जो आंसर है ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर है डी सही, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। स्वतंत्र अधिकार रखते हुए कोई मजिस्ट्रेट कब अपराध की संज्ञेय सूचना पर मिलते ही कार्य कर सकता है। तो जब आरक्षी अफसर के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति की सूचना प्राप्त हो खुद के प्रख्यान पर, ए बी दोनों में कर सकता है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में एक सेशंस अदालत प्रारंभिक अधिकारता होते हुए आपराधिक मामला में अधिकारी या लोक सेवक के विरुद्ध संज्ञान नहीं ले सकती है। तो कोई भी अपहरण का मामला हो, किसी अपराध को संगठित करने के लिए प्रयास करना, कोई अपराध जो षड्यंत्र के तहत हुआ हो, तो उपयुक्त सभी में धारा 197 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। एक व्यक्ति जो अपराध से व्यथित हो शिकायत कर सकता है, इस नियम का अपवाद क्या है। जब व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम हो, जब पीड़ित व्यक्ति पागल हो या जड़ हो, जब पत्नी ने पति के विरुद्ध डकैती का अपराध किया हो, तब उस महिला के रक्त विवाह से जुड़ा नातेदार या दत्तक पुत्र द्वारा ही किया जा सकता है। तो उपयुक्त सभी आंसर सही हैं। नेक्स्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान मौलिक अधिकारों के लिए प्रदान किए जाने वाले निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है इमरजेंसी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। लोकतंत्र और संघवाद हमारे संविधान की आवश्यकता विशेषता है। इसकी संरचना की मूल विशेषता है। ये अवलोकन SR बॉम्बे बनाम भारत संघ के बाद में किसने की थी। तो न्यायमूर्ति PV सावंत के द्वारा की गई थी, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 310 जो है संघ या राज्य में सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि से संबंधित है, जिसमें रूल ऑफ प्लेजर के बारे में बताया गया है, प्रसाद का सिद्धांत। और जो धारा 315 कहती है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में, और धारा 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताती है। और अनुच्छेद 325 जो है वो धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली में किसी व्यक्ति को अपात्र होने से मना करती है कि कोई व्यक्ति अपात्र नहीं होगा। तो जो प्रश्न के अनुसार है लोक सेवा आयोग की स्थापना 315 में है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसके दावे का समर्थन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ पूछताछ करने के लिए किसी भी कार्यालय का दावा करने या उसके खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में द्वारा रिट जारी की जा सकती है। तो अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है। कोई वारंटो की इससे पूछा जाता है कि किस अधिकार पर आप वर्तमान जो पदस्थ पे हैं, पदाधीन हैं। और परमादेश जो है अधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए दी जाती है। उत्प्रेषण जो है मामलों में लंबित बाद के संबंध में दी जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से कैद कर लिया जाता है या निरोध कर लिया जाता है, उसके संबंध में रिट जारी की जा सकती है। तो प्रश्न के अनुसार जो आंसर इसमें बी सही, अधिकार परीक्षा क्वियो वारंटो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो थल सेना, जल सेना, वायुसेना तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी भारत राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है। विधान परिषद से राज्यसभा को अलग करने की विशेषता क्या है। महाभियोग की शक्ति, इम्पीचमेंट, पावर ऑफ इम्पीचमेंट, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है। चुनाव आयोग किसके चुनाव का संचालन नहीं करता है। तो लोकसभा का भी करता है, राष्ट्रपति का भी करता है, राज्यसभा का भी करता है, स्थानीय निकाय जो कि लोकल बॉडीज का नहीं करता है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा की वैधता पर विचार करते हुए कहा कि उद्घोषणा निम्नलिखित मामलों में से एक में न्यायिक समीक्षा के अधीन है। वे मामला कौन सा है। तो SR बॉम्बे बनाम भारत संघ का मामला है। 356 के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट मामला है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में, आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है। निम्नलिखित में से संविधान की किस सूची में तहत पारिवारिक विधियाँ, फैमिली लॉज के सभी पक्षों का उल्लेख किया गया है। तो समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, जो कि भारतीय संविधान की सूची 7वीं अनुसूची है, जिसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है।
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची का विषय है फैमिली लॉस के पशु का उल्लेख। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वर्तमान में चूँकि अगर 2020 और 21 में देखा जाए तो 7 अगस्त 2020 से पहले जो थे नियंत्रक महालेखा परीक्षक वो थे राजीव महर्षि, और 7 अगस्त 2020 से हैं जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि पूर्व जम्मू एंड कश्मीर के जो कि संघ शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल रह चुके हैं। वो वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। और चूँकि 7 अगस्त 2020 से पहले राजीव महर्षि थे, तो इस प्रश्न में गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम नहीं दिया गया है। तो ये क्वेश्चन 7 अगस्त 2020 से पहले का है, जो कि पेपर हो सकता है कि पहले ही बन चुका हो। तो ये आंसर है इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, अंधा होना संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य होने के लिए योग्यता नहीं है, किस बात में ये कहा गया है? जयशंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य के मामले में कहा गया है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों को है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने एवं हिंसा का संत्याग संबंधित मूल कर्तव्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 51A सब क्लास आई के अंतर्गत किया गया है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियाँ कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? तो जो अनुच्छेद 138 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता की वृद्धि के बारे में बताया गया है। 139 में ये कहा गया है कि कुछ रिट निकालने की उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ को प्रदत्त करने के संबंध में बताती है। और अनुच्छेद 144 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? तो अनुच्छेद 140 के अंतर्गत आती हैं। और अनुच्छेद 147 जो है इसमें निर्वचन के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर इसका सी सही है। अनुषांगिक शक्तियाँ जो हैं अनुच्छेद 140 के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371C किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो जो नागालैंड में प्रावधान जो हैं 171A के अंतर्गत दिए गए हैं, मणिपुर में 171C में दिए गए हैं, और असम में जो प्रावधान दिए गए हैं वो 171B में दिए गए हैं, और आंध्र प्रदेश के संबंध में प्रावधान 171E में दिए गए हैं। तो प्रश्न के अनुसार आंसर है बी मणिपुर। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, संविधान के किस संशोधन अधिनियम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया है? तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, प्रत्यर्पण संबंधित है, प्रत्यर्पण संघ सूचीकरण लिस्ट से संबंधित है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 संबंधित है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो ऑर्डिनेंस पावर जो दी गई है वो 123 में प्रेसिडेंट को दी गई है, और 213 जो है अनुच्छेद 213 में गवर्नर को दी गई है राज्यों में। और संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 है, और जो 324 संबंधित है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, और जो वित्तीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 360 से संबंधित है, जो 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णीत किया गया है कि अनुच्छेद 141 में उल्लिखित समस्त न्यायालय शब्द में सर्वोच्च न्यायालय सम्मिलित नहीं है? बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के मामले में आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, नीति निर्देशक में कृषि व पशुपालन के संगठन का प्रावधान है। तो जो अनुच्छेद 47 में है बताया गया है कि मद्य निषेध, शराब पर रोक लगाने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, और अनुच्छेद 48 में बताया गया है कि कृषि व पशुपालन के संगठन के प्रावधान के बारे में, और अनुच्छेद 49 ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को, स्थानों को, वस्तुओं आदि का संरक्षण के बारे में राज्य का दायित्व होगा कि उनका संरक्षण करे। और अनुच्छेद 46 ये कहता है कि SC ST जो कि कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए शिक्षा संबंधी, अर्थ संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार जो आंसर है वो बी सही है, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत सम्मिलित है? तो अनुच्छेद 75 में ही सामूहिक सिद्धांत का सम्मिलित है, क्योंकि मंत्रियों के बारे में उपबंध किया गया है। जो कि मंत्री होते हैं वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 75 सही है। और 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। और 105 में विशेषाधिकारों के बारे में बताया गया है। तो आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार आरक्षण के प्रश्न पर विचार किया था?
तो मेरा जहाँ तक की विचार है, चंपाकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में पहली बार किया गया था, तो आंसर इसका सी सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित में से किस बात में ये निर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 एवं 227 में प्राप्त शक्तियाँ संविधान के मूल ढांचे में हैं? तो एल चंद्र कुमार के बाद में किया गया था, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित में से किस बात में लोक अदालत संस्था का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है? मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2014 के मामले में, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची पहली सूची दूसरी है कि M.H. हॉस्कार्ट का जो वाद है वो निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, और जो जोगिंदर कुमार का वाद था वो अवैध गिरफ्तारी से संबंधित था, जो कि अवैध गिरफ्तारी 3 में दी गई है। और चमेली सिंह का जो वाद है वो आश्रय के अधिकार से संबंधित है। मुरली देवड़ा का जो मामला है वो सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण में जीवन जीने का अधिकार है। तो पहले का जो है चौथा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, और जो सी का है वो पहला हो जाएगा, और जो डी का है वो दूसरा हो जाएगा। तो कूट के अनुसार जो आंसर है आपका सी सही हो जाएगा, आंसर इसमें सी है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने बिहार एपीओ एग्ज़ाम जो 7 फरवरी 2021 को हो चुका है कि सेकेंड प्रश्न पत्र लॉ पेपर्स को डिस्कस किया, जो कि संपूर्ण रूप से डिस्कस किया। इसमें से 1-2 प्रश्न ऐसे भी हैं जिनको डिलीट भी किया जा सकता है, और 1-2 प्रश्न के कुछ उत्तर जो हैं संदिग्ध भी हैं। तो समथिंग 95 प्रश्नों के उत्तर आपके करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न अधिक से अधिक सही हुए होंगे, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ पर 10 मॉडल टेस्ट पेपर एवं आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एवं कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोज तो मिले होंगे, जिनको आपने फॉलो किया होगा, और फॉलो अगर किया है तो आपको लाभ अवश्य हुआ होगा। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कि बिहार एपीओ से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को फॉलो किया है, तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है, और जितने भी नंबर आप लोगों के लॉ पेपर में बन रहे हैं हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि कितने नंबर्स बन रहे हैं, जिसके आधार पर हम आप लोगों को बता सकें कि इस बार 200 अंकों में से कितनी मेरिट्स निर्धारित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।